ये डॉक्यूमेंट्री दिल्ली के एक खतरनाक सीरियल किलर के बारे में है, जिसने 2006 में अपने दरिंदगी भरे मर्डर से ओनली दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को हिला दिया था और पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती देते हुए सबको हैरान कर दिया था। 20 अक्टूबर 2006 दिल्ली अहमदगढ़ नगर की तिहाड़ जेल में सुबह 7:05 के टाइम एक कॉल आता है, जिसमें कोई बताता है कि उसने तिहाड़ जेल की 3 नंबर गेट के पास एक डेड बॉडी रखा है पुलिस के लिए। फ़ोन काटने के बाद पुलिस बाहर चेक करने के लिए जाती है तो उन्हें गेट के बाहर एक टोकरी मिलती है। उसे खोलते ही सच में उन्हें उसके अंदर एक बिना सिर की लाश दिखती है। उस आदमी का उम्र 28 से 30 साल के आसपास होगा। किलर ने लाश को न्यूज़पेपर, कपड़ा और प्लास्टिक से अच्छे से रैप करके वहां रखा था ताकि खून ना बहे। लाश के साथ उन्हें एक लेटर मिलती है जिसमें किलर पुलिस को गंदी गंदी गाली देकर लिखता है कि पहले मुझ पे बिना कसूर के आरोप लगे, पर अब मैंने सच में मर्डर किया है। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। फिर 8:45 दोबारा किलर पुलिस को कॉल करके लाश के बारे में पूछता है कि पुलिस ने उस लाश के साथ क्या किया। उस समय तिहाड़ जेल में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सुंदर सिंह। उन्होंने किलर के साथ बात किया कि आखिर वो चाहता क्या है। 2 से 4 सवाल पूछने पर किलर गुस्सा हो गया और पुलिस को चैलेंज किया कि ऐसे तोहफे आते रहेंगे। पुलिस इस मैटर को पहले हल्के में लिया क्योंकि हर साल दिल्ली पुलिस के पास ऐसे अनआइडेंटिफाइड मर्डर केस आते रहते हैं। पर कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में किसी ने किलर का लिखा हुआ उसी धमकी भरी लेटर को लीक कर दिया, क्योंकि जिसने लीक किया वो चाहता था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो। फिर पुलिस इस केस को अच्छे से देखने लगे पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हेडक्वार्टर से पता चलता है कि किलर ने जो 2 बार पुलिस को कॉल किया था उसमें से एक बार उसने नंगल राया से किया था और दूसरा कॉल तिलक नगर से किया था। पुलिस तिलक नगर उसी दुकान में जाते हैं जहां से कॉल आया था। दुकान वाला उस आदमी की स्केच बनाने में पुलिस की मदद करता है और बताता है कि उसका उम्र करीब 28 से 30 साल के बीच होगा। हाइट मीडियम और सांवला सा दिखता है। अब दुकान वाला उसे इसलिए आसानी से पहचान लेता है क्योंकि उस दिन उसके पास बस एक ही आदमी आया था फोन करने के लिए। फिर पुलिस को किलर की उस लेटर से कुछ ऐसी सेंटेंस मिलते हैं जो कि बिहार के लोग यूज करते हैं और कुछ वर्ड्स जो या तो पुलिस या फिर क्रिमिनल यूज करते हैं। लेटर में किलर ये भी मेंशन करता है कि उसने पहले नवंबर 2003 को एक लाश भेजा था। छानबीन करने पर पता चलता है कि 20 नवंबर 2003 को उसी पुलिस स्टेशन की गेट नंबर 1 के बाहर कोई एक लाश रखे गया था। वो डेड बॉडी भी बिना सिर का था। पुलिस को उसका कोई क्लू नहीं मिला था, इसलिए वो केस अनआइडेंटिफाइड केस बन के रह गया था। इस बार पुलिस को समझ आ जाती है कि दोनों मर्डर सेम इंसान ने किया है। जब किलर ने सेकेंड टाइम कॉल किया था उसने बताया था कि हेड कांस्टेबल बलबीर ने उसके साथ जेल में बहुत गलत किया था। इस बात को क्लू बना के पुलिस पता लगाते हैं कि बलबीर पहले कहाँ पोस्टेड था। पता चलता है कि बलबीर पहले जेल नंबर 3 में पोस्टेड था। वहाँ रिक्वेस्ट भेजा गया तो पुलिस को उस उम्र का खास करके बिहार के लोगों का 30 से 35 क्रिमिनल्स की लिस्ट मिली। केस चलता गया। फिर 25 अप्रैल 2007 पुलिस को फिर से एक डेड बॉडी मिली, वही सेम पैटर्न में बंधा हुआ, पर इस बार डेड बॉडी के दोनों हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट नहीं थे। इस बार कोई चिट्ठी भी नहीं मिली थी। इतने में किलर का कॉल आता है और वो बताता है कि इस डेड बॉडी का बाकी का पार्ट 30 हजारी कोर्ट के पास रखे हुए हैं। पुलिस को सच में वहाँ से बाकी पार्ट्स मिलते हैं। उस टाइम दिल्ली में इतना सीसीटीवी नहीं लगे होते थे, ऊपर से डेड बॉडी भी हेडलेस होते थे, इसलिए पुलिस के लिए केस सॉल्व करना मुश्किल हो गया था। उन्हें ना विक्टिम, अक्यूज और ना ही कहाँ मर्डर हुआ इन सब का पता चल पा रहा था। किलर पुलिस को सीधा चुनौती कर रहा था, इसलिए उस टाइम पूरा पुलिस रेंज इस केस को सॉल्व करने में लग गए। 18 मई 2007 पुलिस को फिर से तिहाड़ जेल की गेट नंबर 3 के बाहर तीसरी डेड बॉडी मिलती है। इस बार भी सेम पैटर्न और साथ में एक लेटर मिलती है जिसमें किलर सेकेंड डेड बॉडी के बारे में बताता है कि पुलिस ने उस बॉडी की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की क्योंकि उसके हाथ में अमित नाम लिखा हुआ था और उन्होंने न्यूज़पेपर में भी उसका नाम नहीं डाला था। इससे समझ आता है कि किलर न्यूज़पेपर फॉलो करता है। वो खुद चाहता है कि उसका क्राइम रिपोर्ट हो, यानी न्यूज़ में आए, सबको पता लगे। इससे समझ आता है कि पहले किलर का लिखा हुआ उस लेटर को जिसने न्यूज़ में लीक किया था वो और कोई नहीं बल्कि किलर खुद है। हर लेटर में वो अपना नाम सीसी लिखता है। फोरेंसिक टेस्ट करके पता चलता है कि वो लेटर एक ही पर्सन ने लिखा है। लेटर में किलर साफ साफ कबूल करता है कि वो साल में 7 से 8 मर्डर करता रहता है, वरना उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, जिससे समझ आता है कि वो एक साइको है।
अब पुलिस के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आने लगी, तो वो 6 लोगों की एक टीम बना के हर तरफ से अपनी इन्फॉर्मर के थ्रू इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करने में लग गए। इतने में उन्हें अपनी रिकॉर्ड से 1998 का एक केस मिला, जिसमें किलर आदर्श नगर पुलिस स्टेशन एरिया में एक मर्डर करके बॉडी को पीसेस में काट के अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। उस टाइम किलर पकड़ा गया था और 1998 से लेकर 2002 तक जेल में था, पर फिर बेकसूर साबित होकर जेल से रिलीज हुआ था। इससे पुलिस को समझ आ जाती है कि यही वो पर्सन है जो पहले इनोसेंट था पर अब सच में मर्डर कर रहा है। इसके बाद पुलिस का बनाया हुआ उस स्केच के थ्रू पता चलता है कि इसी सेम शक्ल का दिखने वाला एक आदमी आज़ादपुर मंडी में एक डॉक्टर बैठता है, उसके पास आता है। पुलिस उस डॉक्टर के पास जाते हैं और जैसे ही बात करना स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर को एक कॉल आता है। फ़ोन काटने के बाद पुलिस उसे एक थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो कॉल उसी आदमी का था। पुलिस डॉक्टर को अपने साथ ले जाते हैं और अब डॉक्टर सच बताता है कि उस आदमी का नाम चंद्रकांत झा है। उसकी 5 बेटी है और 5 की डिलीवरी उसी डॉक्टर ने कराया है। एक बार डॉक्टर की साले के साथ चंद्रकांत का कुछ बहस हो गया था, तो वो उसके साले को बहला के अपने रूम में ले गया था। डॉक्टर पीछा करते हुए उसके रूम तक पहुंच के देखा था कि वो डॉक्टर के साले की गले में चाकू लगा के रखा है। अगर वो सही टाइम पे नहीं पहुंचता तो वो उसे मार देता। इसके बाद डॉक्टर बताता है कि चंद्रकांत आज मेरे पास 4 बजे आने वाला था, पर आप मुझे ले आए तो नहीं हो पाएगा। इसलिए पुलिस डॉक्टर से कॉल करवा के चंद्रकांत को अगले दिन 4 बजे बुलाते हैं। अगले दिन 19 मई 2007 पुलिस टीम 4 बजे अलग अलग भेष बदल के अपने काम में लग गए, पर उस दिन वो नहीं आया। तो पुलिस डॉक्टर का कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं और उसमें से एक नंबर जिससे ज़्यादा बात हुई थी वो अलीपुर एरिया का था। अगले दिन पुलिस अलीपुर जाते हैं और उस एरिया में पूछताछ करते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो उन्हें लगता है कि ये केस अब बंद हो जाएगा। तभी थाने में पुलिस डॉक्टर की साले को पकड़ के पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि चंद्रकांत के पास एक वैन है जिसमें इंजन लगा हुआ है और वो एक यूनिक टाइप का वैन है। ये पता चलते ही थाने से ऑफिसर सुंदर सिंह को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और वो अपने टीम का एक मेंबर नरेंद्र पहलवान को कॉल करके ये बताते हैं और नरेंद्र अपने ठीक सामने ही उस वैन को खड़ा देखता है और जहाँ वो वैन खड़ा था उसके सामने की घर में घुस जाता है। 20 मई 2007 को पुलिस फाइनली सीरियल किलर चंद्रकांत झा को अरेस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाती है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में पता चलता है कि उसे झूठ से नफरत है, इसलिए वो उन सभी लोगों का मर्डर करता था जो उसे झूठ बोलते थे। पुलिस उसे पकड़ तो लेते हैं, पर मर्डर के साथ उसका कोई कनेक्शन यानी उसके खिलाफ रंगे हाथों कोई सबूत नहीं होता, इसलिए ये केस कोर्ट में सबमिट नहीं किया जा सकता। पूछताछ के दौरान चंद्रकांत खुद ही ऑफिसर सुंदर सिंह को पहचान लेता है और बताता है कि आप मुझे मारोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा और अगर नहीं मारा तो सारा सच बता दूंगा। पुलिस ऐसा ही करते हैं और फिर चंद्रकांत अपनी कहानी बताता है कि उसका नाम चंद्रकांत झा है, बिहार मधेपुरा की घोसाई नाम की गांव का रहने वाला है। उसकी मां चंपा देवी एक टीचर थी और फादर नहर विभाग में काम करते थे। उसे लेकर 6 भाई थे। पेरेंट्स चंद्रकांत के खाने पीने पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उसे वो सेल्फिश लगने लगे थे और वो उनसे नफरत करने लगा था। इसलिए वो 1990 में गांव छोड़ के दिल्ली चला आया। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में उसे अपने गांव के कुछ लोग मिले और उन्हीं के साथ वो सब्जी बेचने का काम शुरू किया। पर फिर जहाँ वो सब्जी बेचता था वहाँ पुलिस आकर पैसे डिमांड करने लगे उस जगह पर बैठने के लिए। दिल्ली में लोएस्ट कैटेगरी के माइग्रेंट बिहार के लोग होते हैं, उनके लिए पुलिस की डिमांड पूरा करना मुश्किल होता था। चंद्रकांत जहाँ काम करता था उस बाजार का एक छोटी सी एसोसिएशन थी, जिसे एक पंडित चलाता था और वो पुलिस को पैसे देने के बहाने हर शॉप से मंथली पैसे लेता था। पर चंद्रकांत को ये सही नहीं लगा, इसलिए उसने पंडित को पैसे देने से मना कर दिया। तो पंडित गुस्सा हो गया था और उन दोनों में लड़ाई हो गई थी, जिस दौरान चंद्रकांत का सब्जी काटने का चाकू अनजाने में पंडित के हाथ में लग गया था और उसने पुलिस को बता के उसके खिलाफ झूठा केस कर दिया था। पुलिस उसके साथ साथ उसकी इनोसेंट वाइफ को भी जेल में बंद कर दिया था। जेल से निकलने के बाद चंद्रकांत पंडित को मारने का ठान लिया था और आखिर में उसका मर्डर करके अपना बदला पूरा कर लिया था। और ये पंडित मंगल वही था जिसे चंद्रकांत ने 1998 में मार के जेल गया था। इसके बाद चंद्रकांत ने अपनी पत्नी को अलीपुर शिफ्ट कर दिया था और वो खुद हैदरपुर रहने लगा था, जहां वो मर्डर करता था। पता चलता है कि पहले वो विक्टिम को दोस्त बनाता था और उसे अपने भाई की तरह रखता था, जिससे विक्टिम उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता था।
सबसे पहला केस अनिल मंडल के मर्डर का था, जो कि अक्टूबर 2006 में हुआ था। अनिल चंद्रकांत के पैसे उड़ाता था और उसकी अप्रूवल के बिना उसकी बेटी को बाहर ले गया था, जिससे गुस्सा होकर चंद्रकांत ने उसे रस्सी से बांध के मार दिया था और फिर चाकू से उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करके उसे एक टोकरी में डाल के अगली सुबह अपनी वैन से दिल्ली के आउटर रिंग रोड ले गया और फिर वहां से बस लेकर वो तिलक नगर तक गया। फिर तिलक नगर से ऑटो में डाल के उस बॉडी को तिहाड़ जेल की गेट नंबर 3 के बाहर रख दिया। उसके हिसाब से वो लोगों को उनकी कर्मों की सजा देता है और उनके कल्याण के लिए उनकी मुंडी काट के यमुना नदी में फेंक देता है। इसके बाद वो दूसरा मर्डर अप्रैल 2007 में उपेंद्र नाम की एक आदमी का करता है। उपेंद्र के साथ उसका किसी बात पे लड़ाई हो गई थी। चंद्रकांत विक्टिम को सुधरने के लिए 2 चांस देता है। अगर फिर भी वो ना सुधरे तो वो उसे कहता है कि तू फाइल से गया, जिसका मतलब चंद्रकांत उसका मर्डर करने वाला है। उपेंद्र को मार के चंद्रकांत उसकी एक टांग शालीमार मंदिर के बाहर, एक हाथ 30 हजारी कोट खोपड़ी यमुना में और बाकी बॉडी तिहाड़ जेल नंबर 3 के बाहर फेंक देता है। पूछने पर चंद्रकांत बताता है कि बलबीर की ड्यूटी तिहाड़ जेल नंबर 3 में था और बलबीर वही हेड कांस्टेबल था जिसने चंद्रकांत को जेल में परेशान किया था। इसलिए चंद्रकांत डेड बॉडी को तिहाड़ जेल नंबर 3 के बाहर ही फेंकता था ताकि वो बलबीर को परेशान कर सके। चंद्रकांत ये भी बताता है कि उपेंद्र के मर्डर के बाद वो गेट नंबर 3 पर आया था और उसे डेड बॉडी को खोलने में उसने पुलिस की मदद की थी। पुलिस उसे पहचान नहीं पाए थे, पर उसने इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस की आवाज़ को पहचान लिया था। असल में वो पुलिस से चिढ़ा हुआ था, इसलिए पुलिस का इमेज खराब करना चाहता था और उन्हें लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहता था कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती। इसलिए उन्हें चैलेंज करने पर भी वो उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगला मर्डर चंद्रकांत मई 2007 में दिलीप नाम का एक आदमी का करता है, जो उसके साथ 15 से 16 दिन से रहता था, पर उसने उसका विश्वास तोड़ दिया था। तो चंद्रकांत दिलीप को मार के उसका सेंटर पोर्शन तिहाड़ जेल के बाहर, प्राइवेट पार्ट और दोनों हाथ 30 हजारी कोर्ट के बाहर, दोनों पैर केसरगंज और खोपड़ी को गाजियाबाद फेंक दिया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि उसके दिमाग में फर्स्ट मर्डर का थॉट्स घूमते रहते हैं, जो उसे ये फील कराने पर मजबूर कर देते हैं कि उन लोगों के कारण ही उसने उन्हें मारा है और बार बार वो पुलिस को ये शो करना चाहता है कि आपने मुझे बुरे तरीके से ट्रीट किया, जिस कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। उसकी मेंटल हालत बताती है कि वो खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और अब वो पुलिस से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे उसे कंट्रोल करने में। चंद्रकांत के पास्ट लाइफ से हमें पता चलता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में रहता था जहां उसकी माँ उसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखती थी। सोशल एनवायरनमेंट में भी इतना कोई प्यार नहीं था। उसके गाँव से भी हमें पता चलता है कि वो बचपन से ही बिना पेरेंट्स के प्यार से अकेला जीता था, खुद से खाता पीता था और लड़ाई झगड़ा करता रहता था। थोड़ा बड़ा होने पर वो दिल्ली आ गया था कमाकर खाने के लिए। दिल्ली में उसका सबसे पहला पंगा वहाँ की एक लोकल गुंडे के साथ हुआ था। लड़ाई के दौरान उस गुंडे ने चंद्रकांत की छाती पर चाकू चला दिया था, पर टाइम रहते हॉस्पिटल पहुँचने से वो बच गया था। फिर इलाज करवा के वापस आने पर वो कराटे की ट्रेनिंग लेकर उस गुंडे को मार दिया था, जहाँ से उसका ये खून खराबा स्टार्ट हुआ था। शुरू में ही चंद्रकांत आजाद नगर की सब्जी मंडी से सब्जी का बोरी चुरा कर अपने साथी को दे देता था और उससे कमाए हुए पैसों से अपने साथियों को खिलाता था, पर किसी को पैसे नहीं देता था। पुलिस चंद्रकांत का मोटिव जानना चाहते थे, क्योंकि सोचने की बात यह थी कि किसी भी विक्टिम के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और वो सभी लोग उसे एज ए फ्रेंड मिले थे और उनके साथ अपनी दोस्ती के टाइम में ही वो उन लोगों के बारे में नेगेटिव सोचने लगा था या फिर उनकी गलतियों को नोट करने लगता था, जो कि उसके दिमाग में उन लोगों के बारे में थिंकिंग बना देती थी कि ये लोग इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। इसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को बताती है कि उन्होंने तिहाड़ के पास मर्डर करने वाले को पकड़ लिया है। तो अरेस्ट होने के बाद चंद्रकांत बताता है कि उसने ओनली ये 3 मर्डर नहीं बल्कि 1998 में पंडित, 2003 में शेखर, उमेश और 2005 में गुड्डू को भी मारा था। फिर पुलिस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके खिलाफ क्राइम साबित करने के लिए पुलिस को कोर्ट में सबूत पेश करना जरूरी था। नहीं तो वो कोर्ट में ये भी कह सकता था कि पुलिस उसे जबरदस्ती ये क्राइम कबूल कराना चाहती है। इसके बाद पुलिस उन बॉडीज की खोपड़ी या यमुना नदी में ढूंढना स्टार्ट करती है और इसके लिए वो चंद्रकांत को जहां उसने खोपड़ी फेंकी थी वहां ले जाती है।
पर चंद्रकांत उन्हें पूरा सच ना बताते हुए बहकाने की कोशिश करता है, जिसके कारण उन्हें स्टार्टिंग में यमुना में बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खोपड़ी वाली जगह पर कुत्ते तैरते हुए नजर आते हैं, जिसे देख के वो सोचते हैं कि शायद ये कुत्ते खोपड़ी को निकाल के बाहर ले गए हैं। फिर वो उस जगह के आसपास की झाड़ियों में खोपड़ी ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उन्हें वहाँ एक बिल्कुल क्लीन खोपड़ी मिल जाती है, जिसे चंद्रकांत दिलीप की खोपड़ी बताता है। पर दिलीप का मर्डर रिसेंटली हुआ था, तो पुलिस को शक होता है कि ये अभी भी झूठ बोल रहा है। दिलीप की बॉडी इतना क्लीन नहीं हो सकती क्योंकि उसका मर्डर 5 दिन पहले ही हुआ होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जितने भी बॉडी पार्ट्स अभी तक मिले हैं और जो भी अभी मिलने वाले हैं उनके डीएनए टेस्ट की डिमांड करते हैं। वो तीनों केसेस का एक साथ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। पुलिस चंद्रकांत को फोर्स करती है तो वो सब प्रूफ के साथ उन्हें अपना क्राइम बताता है, पर पुलिस को अब भी शक रहता है कि वो कोर्ट में जाकर मुकर जाएगा। इसलिए वो उसके हैदरपुर रूम में जाते हैं, जहाँ से चाकू, उसका मोबाइल, खून की बूंदें और मरने वालों के जान पहचान लोगों के नंबर दीवार पर लिखे मिलते हैं, जिन्हें पुलिस इकट्ठा करती है। और वो मोबाइल वही होता है जिसे पुलिस आज तक ट्रैक कर रही होती है। इतने सबूत मिलने के बाद पुलिस को उसे अरेस्ट करने के लिए इनाफ ग्राउंड्स मिल जाती है। फिर हमें एक ओरिजिनल वीडियो दिखाया जाता है जिसमें चंद्रकांत मीडिया से पूछता है कि वो लोग गलत खबर क्यों छापते हैं और हो सकता है कि उसने 4 से भी ज्यादा मर्डर किया है। फिर वो कहता है कि बाकी सारा सच वो कोर्ट में बताएगा। इस एपिसोड के एंड में हमें कुछ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जो कि विक्टिम्स के होते हैं और उन्हें चंद्रकांत ने अपने कैमरे से लिया था, जिसमें से एक इमेज चंद्रकांत की एक डेड बॉडी के साथ भी होती है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में पुलिस चंद्रकांत के अर्ली लाइफ के बारे में जानने के लिए बिहार में उसका गांव घोसाल की रेसिडेंट जो कि उन्हें जानते थे उनसे पूछताछ की। अखिलेश शर्मा नाम का एक आदमी बताता है कि चंद्रकांत का मां चंपा देवी बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे और सबके साथ झगड़ा करते रहते थे। शुरू से ही चंद्रकांत का दिमाग ठीक नहीं था, झूठ से उसे नफरत था। नोन हो या अननोन इंसान हो, झूठ बोलने पर वो सभी को मारने लग जाता था। ऐसा करके धीरे धीरे मर्डर करता गया। उसने अपने गांव के कुछ लोगों का मर्डर किया था। इसके बाद देव नारायण पासवान नाम का एक रेसिडेंट बताते हैं कि 1980 में घोसाई गांव में पहला मर्डर उसने कापूरी दास नाम का एक आदमी जो कपड़े सिलाई करने का काम करता था उसका किया था। कापूरी दास के साथ उसके फैमिली का जमीन को लेकर कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए जब वो नहीं माना था तो चंद्रकांत अपने भाई के साथ मिलके उसे मारने का प्लान किया। एक दिन जब कापूरी दास शाम के टाइम मार्केट गया था सामान लेने, तो दोनों भाई झाड़ी में छुप के बैठे थे और उसके वापस आते टाइम मौका देके दोनों मिलके उसका गला काट के मार दिया था। इसके बाद संजय नाम का एक घोसाई रेसिडेंट जो चंद्रकांत के साथ आज़ादपुरा मंडी में काम करता था, वो बताता है कि चंद्रकांत बहुत ही हिम्मत वाला इंसान था। वो अपना 2 साथी संजय और चंदन कुमार मिश्रा के साथ मिलके रात के टाइम मार्केट में जो कीमती सामान जैसे कि टीवी का दुकान तोड़ के चोरी करके रातों रात फरार हो जाता था। पर संजय और चंदन को ये काम गलत लगने लगे तो उन दोनों ने उनका साथ देने से मना कर दिया था। इसलिए वो संजय को भी मारने की कोशिश की थी, पर संजय कैसे भी करके उससे बच गया था। वो जिसको भी मारता था हाथ पैर बांध के मारता था और उसके रूम के अंदर सब जुगाड़ रहता था। इसके बाद विधु यादव नाम का एक घोसाई रेसिडेंट बताता है कि 2003 में जब वो चंदन के साथ दिल्ली में रहता था, एक दिन उसने उसे मंगलपुरी में न्यू रहने का रूम लेके वहाँ सामान शिफ्ट करने के बहाने ले गया था। लेकिन रूम के अंदर जाते ही विधु को 3 लोग बंधे हुए मिले, जिसमें से एक उसके गांव का था मुरली शाह और बाकी दोनों को विधु पहचानता नहीं था। तभी चंद्रकांत उसे कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ मैं तुम्हारे साथ भी यही करूँगा जो मैंने इनके साथ किया है। उसने उन तीनों लोगों की मुंह सिलाई करके रखा था ताकि वो चिल्ला ना पाए। फिर वो विधु का फोटो लेने लगा था तो वो अपना सिर दूसरे तरफ घुमा लिया था। वो जानबूझ के उन सब लोगों का एक साथ ऐसी कंडीशन में फोटो लेकर एल्बम बनाता था ताकि उनमें से कोई बच के भागा और पुलिस को उसके बारे में बताया तो उन फोटो को देखते हुए पुलिस का शक उस आदमी पे भी जाएगा क्योंकि वो भी उस फोटो में शामिल है। यह विधु अपना दिमाग चलाता है और मरने से पहले कुछ खाने को मांगता है,
जैसे ही चंद्रकांत खाना लेने के लिए बाहर जाता है, वो बाकी तीनों को आजाद करके उनके साथ भाग निकलता है। यह मोनालिसा चंद्रकांत का उस कैमरा को लेकर भाग के बिहार वापस आ गया था, पर बाद में चंद्रकांत उसे ढूंढ के मार दिया था। इसके बाद मोनालिसा का भाई अशोक शाह बताता है कि जब वो कैमरा लेकर उसका भाई मोनालिसा घर आया था, तब उसमें से फोटो को साफ करने के लिए उसने नहीं दिया था। फिर मोरली के मरने के बाद उसकी सेकेंड वाइफ ने उस कैमरा से फोटो निकालने के लिए उसे धोने को दिया। फोटो में किसी का हाथ बंधा हुआ था, किसी के आंख में चोट और किसी का मुंह सिला हुआ था, जिससे समझ आता है कि चंद्रकांत का फर्स्ट इंटेंशन विक्टिम को साइलेंट करना है। वो विक्टिम को ऐसे बांध के रखता था कि कोई उस पर अटैक नहीं कर पाता था। पूरा घुसाई गांव वाले चंद्रकांत के खिलाफ बोलने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि चंद्रकांत उन्हें भी मार देगा। इसके बाद अनिल मंडल का वाइफ भारती और बेटा विजय बताते हैं कि वो लोग आजादपुरा मंडी में सब्जी बेचने का काम करते थे। फिर एक दिन अनिल अचानक कहीं गायब हो गया। उन्होंने पुलिस को खबर किया, पर कोई पता नहीं चला। फिर 3 साल बाद उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि चंद्रकांत ने अनिल का मर्डर कर दिया। इससे उनकी लाइफ बिखर गई। दिल्ली में अब तक सेम पैटर्न में टोटल 8 मर्डर हुई, जिसमें से 3 में चंद्रकांत दोषी साबित हुआ। चंद्रकांत की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वो जेल में लॉयर से हिंदी में लिखी लॉ की बुक मांगता था, जिसे पढ़ के उसने खुद की डिफेंस खुद तैयार की थी, एक अलग हैंडराइटिंग में। जेल में वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था। इन सब से वो कोर्ट में ये प्रूव करना चाहता था कि जेल में उसने किसी को हाथ तक नहीं लगाया और उसका हैंडराइटिंग भी अलग है। तो ये सारे मर्डर्स वो कैसे कर सकता है? पर कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि केस उसके खिलाफ था। इसके बाद डिफेंस लॉयर दीपक शर्मा, जो कि चंद्रकांत का केस लड़ा था, वो बताते हैं कि इन सब सबूत को देखते हुए कोर्ट में चंद्रकांत के खिलाफ केस हुआ, जिसमें जज ने उसे उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई। उसने कभी लॉयर के पास अपनी गलती डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं की। इनडायरेक्टली बताया था कि गीता में भी लिखा है कि किसी भी गलत इंसान को मारना पाप नहीं होता। मतलब उसके नज़र में वो सारे इंसान गलत थे जिनका उसने मर्डर किया था। उनमें से कोई चोरी करता था, कोई नॉनवेज खा के उसके घर बर्तन रख के चला जाता था, और कोई वुमेनाइजर था। एंड में पता चलता है कि उसकी फैमिली वालों ने इस बारे में कमेंट करने से मना कर दिया, और चंद्रकांत आज तक उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।